खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हूं आपके साथ तनवीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड, कर्ज से परेशान होकर खाया जहर। देहरादून से धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पंचकुला आए थे। मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, गांधीनगर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। कल भुज में बोले थे पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा, दौरे के आखिरी दिन नांदेड़ पहुंचेंगे गृह मंत्री। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सरकारी बस से मणिपुर नाम हटाने पर विवाद बढ़ा, राज्यपाल को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया राजभवन। आज मैतेई समूह की गृह मंत्रालय में होगी मीटिंग। पाकिस्तानी बाजार में घूमती दिखी ज्योति मल्होत्रा, AK-47 लिए गार्ड्स के साथ वीडियो आया सामने। देश में कोरोना से 10 की मौत, 1045 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचकुला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून के परिवार ने पंचकुला में आत्महत्या की। पंचकुला के सेक्टर 27 का ये मामला आपको बता रहे हैं। परिवार के 7 लोगों ने गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या की है। 7 का शव पंचकुला के सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ी में बंद मिला है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, ये देहरादून के एक परिवार के भारी कर्ज में होने के कारण और तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला है। सूत्रों की माने तो देहरादून निवासी प्रवीण मित्तल अपने परिवार सहित पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून वापस जाते हुए इस पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का कदम उठाया। आपको बता दें, मृतकों में प्रवीण मित्तल, जिनकी उम्र 42 साल है, देहरादून के निवासी हैं। प्रवीण के माता पिता, पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटे सहित 3 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सभी 7 शवों को पंचकुला के निजी अस्पतालों के शवगृह में रखवाया गया है। तो वहीं आपको बता दें, पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने जांच के लिए इकट्ठा भी कर लिए हैं। तो ये दिल दहला देने वाली घटना पंचकुला से सामने आई है। पंचकुला में सामूहिक सुसाइड किया गया। उत्तराखंड के एक परिवार ने हरियाणा के पंचकुला में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, इस परिवार में माता पिता, 3 बच्चे और पति पत्नी, यानी कुल 7 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की। ये परिवार पंचकुला में आयोजित बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आया था और सभी के शव कार से बरामद कर लिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक ही परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल रात 11 बजे करीब एक पुलिस को 112 नंबर पे फोन जाता है कि हाउस नंबर 1204 सेक्टर 27 के बाहर एक कार खड़ी है जिसके अंदर कुछ लोग तड़प रहे हैं। मौके पे पुलिस पहुंचती है तो उसमें 6 लोग होते हैं और 6 लोगों को पुलिस तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में कराती है। साथ में एक बाहर से उसी मकान से एक बाहर व्यक्ति आता है जिसको उसको भी तड़पता देख निजी हॉस्पिटल के उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें बाद में उसकी जो हो जाती है। मामला पाया जाता है कि आत्महत्या का एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें बताया जाता है कि मूल रूप से प्रवीण मित्तल एक फैमिली की जो उत्तराखंड की रहने वाली थी और बाबा बागेश्वर धाम में एक हनुमंत कथा सुनने आई थी। और परंतु जो जांच के दौरान पता लगा कि बहुत ही
क्रिटिकल थे, जो कुछ उन्होंने कुछ लोन ले रखा था, कुछ उनका जो बिजनेस है वो डूब चुका था। टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते थे उत्तरांचल के अंदर और पंचकुला के अंदर किराए पे भी रह रहे थे। तो जब शुरुआती जो जांच इनमें पता लगा है कि ये जो कांड हुआ है, ये 7 लोगों की जो आत्महत्या का मामला हुआ है, एक बिल्कुल 2018 के अंदर एक बुराड़ी दिल्ली के अंदर 11 लोगों ने आत्महत्या की थी, बिल्कुल उसकी याद दिलाता है। कहीं ना कहीं एक साथ सामूहिक आत्महत्या, 7 लोगों ने आत्महत्या कर दी है। मौके पे पुलिस पहुंचती है, जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता लगेगा फिर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में 7 लोगों ने जो आत्महत्या की क्या है। अभी पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है, परंतु जो शुरुआती जो जांच है वो आत्महत्या की है और कर्ज में डूबे परिवार का। जी विनोद, कितने बजे का मामला होगा ये? देखिए, रात लगभग 11 बजे के करीब 112 पे कॉल गई है पुलिस को कि 1204 नंबर हाउस है, उसके बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उसमें कुछ लोग तड़प रहे हैं। तो लगभग 11 बजे की घटना है, देर रात की कल। विनोद, जिस तरीके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया गया इस पूरे मामले पर अभी तक? डीसीपी है हिमाद्री कौशिक, उन्होंने एक बयान दिया कि शुरुआती जो मामला जिस तरह से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, तो ये आत्महत्या का मामला है, परंतु जांच जारी है। कहीं कोई हत्या हो, उसको सुसाइड कराने की कोशिश दिखाई गई हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से बयान जरूर आया, परंतु उसमें जांच है कि अभी जांच के बाद स्पष्ट करेंगे कि वजह क्या है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल दहला देने वाली घटना पंचकुला के सेक्टर 27 से सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की है, जहर खाकर आत्महत्या की। परिवार में आपको बता दें, माता पिता, 3 बच्चे और पति पत्नी शामिल थे। ये परिवार पंचकुला में आयोजित बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आया था और कार्यक्रम के बाद देहरादून वापस जाते हुए पूरे परिवार ने जहर खाकर जान दे दी। फिलहाल सभी के शव कार से बरामद हुए हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचकुला में सामूहिक सुसाइड का ये मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तो बागेश्वर बाबा की कथा से लौट रहे थे और उसके बाद परिवार ने जहर खाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं आपको बता दें, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी ये भी है कि बिजनेस में लगातार हो रहा घाटा इसकी वजह है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा है। दौरे के आखिरी दिन नांदेड़ पहुंचेंगे गृह मंत्री। नांदेड़ में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नांदेड़ के बाद मुंबई के श्री नारायण मंदिर, माधव बाग जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सर कावसजी जहांगीर हॉल में आयोजित होगा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौरे के आखिरी दिन नांदेड़ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौरे के आखिरी दिन नांदेड़ पहुंचेंगे गृह मंत्री। नांदेड़ में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नांदेड़ के बाद मुंबई के श्री नारायण मंदिर, माधव बाग जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नांदेड़ में आयोजित कई कार्यक्रमों में
हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज नांदेड़ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं गृह मंत्री, उनके कार्यक्रमों से जुड़ी क्या कुछ खास बातें दौरे से जुड़ी दर्शकों को बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र का आज तीसरे दिन का दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अपने तीसरे दिन के दौरान आज आखिरी पड़ाव पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम नांदेड़ क्षेत्र में रखा गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी और सरकार के संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने। इसके बाद अमित शाह नांदेड़ के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुंबई के श्री नारायण मंदिर माधव बाग जाएंगे और मंदिर माधव बाग के बाद कासोजी जहांगीर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात कहा जा सकता है कि कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान इस बार बाला साहब ठाकरे को याद किया और बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने कई चीजें उन्होंने कहा। और ये बातें उस समय बोल रहे थे जब बसंत राव नाइक की प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान अमित शाह ने कहा कि आज उनको बाला साहब ठाकरे की याद आ रही है। महाराष्ट्र के जो समीकरण आज के दिन है वो बाला साहब ठाकरे होते तो शायद नहीं ऐसा होता। और खास बात है कि बाला साहब ठाकरे की इस प्रतिमा का अनावरण जो शिवसेना गुट सिंधे गुट है उसके तरफ से कहा गया। एक तौर पर कहा जा सकता है कि जो 3 दिन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा था, कई योजनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन था, पार्टी की संयुक्त रूप से बैठक थी, सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक को मिला के कहा जा सकता है कि आज शाम इन बैठकों में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली शाम को पहुंचेंगे और शाम को राष्ट्रपति के भवन में होने वाले पद्म पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का महाराष्ट्र दौरे के आखिरी दिन नांदेड़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री नांदेड़ में आयोजित कई कार्यक्रमों में आज वो हिस्सा लेंगे। नांदेड़ के बाद मुंबई के श्री नारायण मंदिर माधव बाग जाएंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां आबकारी कार्यालय में भीषण आग लगी है। केसरबाग स्थित आबकारी कार्यालय में देर रात लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पहली मंजिल पर रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हुए हैं। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली मंजिल पर रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हुए। आबकारी कार्यालय में भीषण आग लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। कैसरबाग स्थित आबकारी कार्यालय में देर रात ये भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद
आग पर काबू पाया। पहली मंजिल पर रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हुए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन पहली मंजिल पर रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हुए हैं। तो आबकारी कार्यालय में भीषण आग, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कैसरबाग स्थित आबकारी कार्यालय में भीषण आग लगी। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पहली मंजिल पर रखे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हुए हैं और फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं औरैया की। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने इंस्टाग्राम पर देश विरोधी पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद और देश विरोधी पोस्ट पर युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके युवक को अरेस्ट किया है। औरैया जनपद के फफून थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को हिरासत में लिया है। युवक ने इंस्टाग्राम पर देश विरोधी पोस्ट किया, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, जिसके चलते एक्शन लिया गया है। औरैया जनपद के फफून थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम पर देश विरोधी पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, जिसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसको हिरासत में लिया है।
औरैया जनपद के फफूंद थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम पर अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्ट किया गया था, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए उक्त व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर लखनऊ से है, जहां अलीगंज के चौधरी टोला में बंदरों का आतंक देखने को मिला है। छत पर पढ़ाई कर रहे युवक पर बंदरों ने हमला किया और इस हमले में युवक के हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। बंदरों के आतंक से स्थानीय निवासी परेशान हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होगी जनाक्रोश यात्रा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए ये यात्रा रवाना होगी। यात्रा के साथ जारी होगा सनातन हेल्पलाइन नंबर। मुर्शिदाबाद में मारे गए हिंदुओं को लेकर
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होगी जनाक्रोश यात्रा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए ये यात्रा रवाना होगी। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होगी जनाक्रोश यात्रा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए ये यात्रा रवाना होगी। यात्रा के साथ जारी होगा सनातन हेल्पलाइन नंबर। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में मारे गए हिंदुओं को लेकर ये यात्रा रवाना होगी। गोमती नगर से निकलेगी सनातन जनाक्रोश यात्रा। जनाक्रोश यात्रा 4 चरणों में पूरी होगी। तो 27 से 10 जून तक पूरी होगी यात्रा। सनातन हेल्पलाइन जारी होने के बाद ये यात्रा रवाना होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सनातन हेल्पलाइन जारी होने के बाद ये यात्रा रवाना होगी। तो मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होगी जनाक्रोश यात्रा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए ये यात्रा रवाना होगी। यात्रा के साथ हेल्पलाइन नंबर, सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। 200-250 के जय श्री राम साथियों, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज हमारा मुर्शिदाबाद तक का जो पहले का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आज 27 मई है। तो आज हम लोगों की हमारे युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संतोष जायसवाल जी के नेतृत्व में, जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में आज यात्रा लखनऊ से निकल रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देशव्यापी अभियान का आगाज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आपने देखा है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से घटना हुई है हिंदुओं के ऊपर, इस सब मुद्दों को लेकर के हमारे सभी आज पदाधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि लगभग 200-250 के संख्या में लोग हैं। तो आज प्रेस वार्ता के दौरान मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी होते हुए बिहार के बक्सर, पटना, मुंगेर एवं झारखंड के गोड्डा से होते हुए ये 19 तारीख को मुर्शिदाबाद यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का नाम ही सनातन जनाक्रोश यात्रा है। जय श्री राम साथियों, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज हमारा मुर्शिदाबाद तक का जो पहले का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आज 27 मई है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायबरेली से है, जहां सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज किए गए हैं। चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय अधिकार सीज हुए। लगा था चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप और उसी के चलते अब उनके अधिकार सीज कर दिए गए हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल ने जारी किया अधिकार सीज करने का आदेश। तो पिछड़ी जाति का इस्तेमाल किया था प्रमाण पत्र, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने पर यह कार्रवाई हुई है। चेयरमैन को 15 दिन में जवाब देना होगा। एडीएम प्रशासन ने अधिकार सीज होने की पुष्टि की। नगर पंचायत अध्यक्ष पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज किए गए। चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय अधिकार सीज हुए हैं। लगा था चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। राज्यपाल ने अधिकार सीज करने का आदेश जारी किया। तो पिछड़ी जाति का इस्तेमाल किया था प्रमाण पत्र, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने पर यह कार्रवाई हुई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, चेयरमैन को 15 दिन में जवाब देना होगा। एडीएम प्रशासन ने अधिकार सीज होने की पुष्टि की।
देखिए, समस्तपुर पक्षी विहार की जो झील है वो सलोन विधानसभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और पर्यटन की दृष्टि से भी, और काफ़ी आसपास के ज़िलों के भी कई स्कूलों के बच्चे वहाँ आते हैं और जब सीज़न होता है तो वहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। और मैंने अभी लगभग पिछले 1.5 से 2 सालों में वहाँ पे काफ़ी काम कराया भी है। अंदर का सुंदरीकरण का काम भी हुआ है, वहाँ पर स्वागत द्वार वगैरह बना है, अंदर की जो सड़कें ख़राब थी वो भी काफ़ी बनवाई हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से उसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। हमने माननीय पर्यटन मंत्री जी से समय भी मांगा है वहाँ पर एक बार दौरा करने के लिए, और वहाँ पर कुछ कर्मचारियों की लगातार जो है वहाँ पे शिकायतें भी आती हैं। 2 गार्ड हैं मोरिया, उनकी बड़ी शिकायतें आती हैं कि वो लोग शायद वहाँ लोकल लोगों से मछलियाँ पकड़ के बिकवाते हैं और कमल ककड़ी वगैरह इनका सब बिकवाने का काम करते हैं। ये शिकायतें हैं, उसके लिए मैंने माननीय मंत्री से मिलकर के उनको बताया है, पत्र भी लिखा है, और हमने पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर झील की साफ़ सफाई के लिए और वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मैंने पैसा उनसे मांगा है, और जल्दी ही माननीय मंत्री जी खुद वहाँ का दौरा भी करेंगे, ऐसी उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है। आज हम समस्तपुर पंछी विहार में मौजूद हैं और यहाँ पर समस्याएं ये है कि जो मुख्य मार्ग है समस्तपुर पंछी विहार की वो एकदम जर्जर हो गया है, और जो भी स्थानीय लोग हैं या जो भी बाहरी पर्यटक आते हैं उन्हें आने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरी समस्या यहाँ पे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है झील, तो झील में लगभग 1/3 हिस्सा छोड़कर बाकी हिस्से में काई और जलकुंभी पटी हुई है, जिसके न निकलने से झील का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो गया है। और तीसरी चीज़ है, यहाँ पर जो भी संयंत्र लगाए गए हैं और खेलने कूदने के जो झूले लगे हैं वो बहुत पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। तो जो भी बाहरी पर्यटक आते हैं यहाँ आने के बाद निराश होते हैं। समस्तपुर पंछी विहार का जो नाम दूर दूर तक फैला हुआ है उस नाम के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं न मिलने से पर्यटक आते हैं और निराश होते हैं, और स्थानीय लोगों को भी इससे बड़ा कष्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि नगर पंचायत अध्यक्ष पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई, अधिकार सीज कर दिए गए हैं, और क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास केशवानंद? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सलवन नगर पंचायत का है, जहां पे जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर रस्तोगी, उनके द्वारा जब नगर पंचायत चुनाव हुआ था तो नामांकन पत्र में जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाए जाने का आरोप है, जिसमें बताया गया है कि जो है ये सामान्य जाति के होते हुए जो है इन्होंने जो है अपने जो जाति प्रमाण पत्र लगाई थी उसमें इन्होंने खेल किया था, जिसको लेकर के लगातार स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के शिकायतें लगातार चल रही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के शिकायतें शासन स्तर तक की गई है। शासन स्तर से जो है 15 दिनों तक जो है इनके जो भी कार्य है नगर पंचायत के, उन कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, और इस पूरे मामले को लेकर के जांच जो है रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर स्वयं कर रही है, और लेकर के बताया गया कि 15 दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना ही वित्तीय कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फर्जी जन्म जाति प्रमाण पत्र लगाने का जिस प्रकार से आरोप लगा
उस पूरे मामले की जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक पूरा जो है लेखा जोखा बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जांच में जो है एक बड़ा खुलासा हो सकता है। 15 दिनों का समय नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला हो सकता है। इसको लेकर के जो है अब शासन स्तर से जांच की जा रही है और पूरे मामले की जो जांच है रायबरेली जिला अधिकारी कर रही है। तो 15 दिनों का समय दिया गया है कि आखिर इस पूरे प्रमाण पत्र में किस प्रकार के जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच कर कार्रवाई करने के आस तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रस्तोगी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक के लिए अधिकार सीज किए गए हैं। केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज किए गए। सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी हुआ है। 29 जून से पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी हुआ है। तो 29 जून से पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं मेंस 2024 परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई तक होगी। पीसीएस के 947 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने समयावधि में बदलाव किया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्य परीक्षा प्रयागराज लखनऊ में कराई जाएगी। प्रयागराज लखनऊ में 2 सत्रों में परीक्षा होगी। सुबह आपको बता दें 9 से 12 और करीब 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच 2 सत्रों में परीक्षा करवाई जाएगी। तो यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून से होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं मेंस 2024 परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई तक होगी। पीसीएस के 947 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने समयावधि में बदलाव किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2 सत्रों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। और आपको बता दें मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में होगी। और 2 सत्रों में प्रयागराज और लखनऊ में परीक्षाएं होंगी। आपको बता दें पहले सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पहला सत्र और फिर दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच दूसरे सत्र की परीक्षा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़ चुके हैं। के बख्श जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी हुआ है, पूरा शेड्यूल क्या है, जरा वो विस्तार से दर्शकों को बताइए। के बख्श जी, हमारी परीक्षा बिल्कुल बोलिए। 2024 का शेड्यूल जारी हो गया है और मुख्य परीक्षा जो है 29 जून को होगी और जो 2 जुलाई तक 25 तक चलेगी और इसके लिए करीब 945 पदों की भर्ती होनी है। आयोग ने समावधि का थोड़ा बदलाव किया है, पहले जो समावधि जारी की है जिसमें बदलाव का। मुख्य परीक्षा सारी परीक्षाएं प्रयागराज और लखनऊ में कराई जाएंगी। प्रयागराज और लखनऊ में 2 सप्तम परीक्षा होगी और ये परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 2:30 से लेकर 5:30 तक परीक्षा होगी। ठीक है के बख्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पीसीएस के 947 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने समयावधि में बदलाव किया है, यानी यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी हो गया है। आपको बता दें मुख्य परीक्षा प्रयागराज लखनऊ में करवाई जाएगी, 2 सत्रों में परीक्षा होगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, यूपीपीएससी मेंस 2024 का शेड्यूल जारी हुआ है, 2 सत्रों में परीक्षा होगी। पहली पाली 9 से 11 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच दूसरी परीक्षा होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में निवेश करेंगी चीनी कंपनियां। चीन की 7 फुटवियर कंपनियों ने निवेश को लेकर हामी भरी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी चीनी कंपनियां। चीन की 7 फुटवियर कंपनियों ने निवेश को लेकर हामी भरी है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, चीन की 7 फुटवियर कंपनियों ने निवेश को लेकर हामी भरी। आगरा कानपुर में प्रस्तावित फुटवियर पार्क में निवेश करेंगी ये कंपनियां। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ के बख्श जी जुड़े हुए हैं। के बख्श जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में चीनी कंपनियों ने निवेश को लेकर हामी भरी है, क्या इसका भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है? क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? नहीं, अभी ये सूत्रों से खबर मिली है और सूत्र कभी खबर बताते नहीं है। और इसमें बता दूं कि पहले जो जूते की फुटवेयर कंपनियां कानपुर और आगरा ही हुआ करती थी, तो कानपुर सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में भी और आगरा में दोनों स्थानों पर चीनी कंपनियां जो अपना निवेश करेंगी और जो रूपरेखा बनाई गई है उसके अनुसार 7 फुटवेयर कंपनियों ने निवेश करने की हामी भरी है, जिसमें आगरा कानपुर प्रस्तावित फुटवेयर करना अपना फुटवेयर पार्क बनाएंगी और उसमें निवेश करेंगी। ये आलोक कुमार के हवाले से है कि आलोक कुमार चीन के दौरे पे गए थे, जो वहाँ कंपनियों ने अपना मन बनाया था कि उत्तर प्रदेश में इसका निवेश करे। इसी की तहत आलोक कुमार जी के प्रस्ताव पर ये लोग आए थे और 7 कंपनियां निवेश 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है और 7 कंपनियां 2500 करोड़ रुपए का निवेश होना है। फुटवेयर कंपनियां करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है, जैसा कि आलोक कुमार जी का कहना है। ठीक है, देखना होगा आगे इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब तक होता है। के बख्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमएसएमई प्रमुख सचिव आलोक कुमार को निवेश प्रस्ताव मिले। आगरा कानपुर में प्रस्तावित फुटवियर पार्क में निवेश करेंगी चीनी कंपनियां, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी चीनी कंपनियां। 7 चीनी कंपनियां करेंगी करीब 2500 करोड़ का निवेश। तो फुटवियर पार्क से करीब
10 लाख लोगों को रोजगार का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी चीनी कंपनियां, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। चीन की 7 फुटवेयर कंपनियों ने निवेश को लेकर हामी भरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश बनाएगा एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड। 20,000 करोड़ की लागत से बनेंगे एक्सप्रेसवे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रदेश में कुल 21 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। फिलहाल 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 6 पर काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2063 किलोमीटर के नए 9 एक्सप्रेसवे बनेंगे। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है और एक एक नाम भी हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश बनाएगा एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ के बख्श जी जुड़े हुए हैं। के बख्श, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड बनाएगा, जिसके लिए कई जगहों पर एक सूचीबद्ध तरीके से नाम भी सामने आ गए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास इसको लेकर? देखिए, ये एक्सप्रेसवे का कल्चर जो उत्तर प्रदेश में मायावती लाई थी, जिन्होंने जमुना एक्सप्रेसवे बनाया था। उसके बाद अखिलेश सरकार ने भी काफी एक्सप्रेस बनवाए और इसके बाद योगी सरकार ने भी एक्सप्रेस दिया। जो योगी सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा कर रखा था। अभी तक जो है 6 एक्सप्रेसवे काम कर रहे हैं और 9 पे भी कार्य जारी है। तो जिस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ जाएगा, उम्मीद की जा रही 2027 तक सारे 21 के 21 एक्सप्रेसवे जो है चालू हो जाएंगे और योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है के बख्श जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश बनाएगा एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड। देश के बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।